हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक और न्यू लेक्चर के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप, फिर इसकी हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो इसका ओल्ड कॉन्सेप्ट है जिसके नाम से पता चलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्यों कहा जाता है, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर देखिए दो वर्ड आ रहे हैं। एक वर्ड इसके अंदर आ रहा है कार्बो, और कार्बो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। दूसरा जो टर्म यूज होता है वो है हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो इसलिए कह रहे हैं कार्बन, एंड हाइड्रेट्स कहते हैं किसको? H2O मींस वाटर को कह रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मींस के इसके अंदर मेन एलिमेंट कार्बन तो प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको नाम देते हैं कार्बो। कार्बन होने की वजह से क्या कहेंगे इसको? कार्बो। दूसरा वर्ड है हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स में हम वाटर की बात करते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? वाटर। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं, तो उसको हम लिखेंगे 2 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो जब हम वाटर का रेशो निकालते हैं एटम्स का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो रेशो कितना बनता है? 2:1। मतलब हाइड्रेट्स वाटर को रेफर कर रहे हैं, और वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशो बनेगा 2:1 बनेगा। यहां तक की कहानी बात समझ में आई। फिर हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम ये कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए। दूसरा, उसी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे वो इक्वल होंगे, वाटर का जो रेशो है उस हिसाब से बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें देखिए ग्लूकोज में आप कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन प्रेजेंट। फिर हम कहते हैं भाई हाइड्रेट्स इसलिए कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम होता है जो वाटर के अंदर होता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो होता है 2:1। अब ग्लूकोज में आप देखें रेशो कितना बन रहा है। देखिए इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने? 6 ऑक्सीजन है। जब आप इनको सिंपल रेशो में करेंगे तो इसका रेशो बन जाएगा 2:1। तो देखिए 2:1 ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या बना? 2:1। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। मतलब दोनों ये जो रेशो हैं ये क्या है? सेम है। ये मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम जनरली कहते हैं भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके लिए टर्म यूज किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन कंसीडर किया जाता है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, और उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशो सेम होता है जो वाटर के अंदर होता है। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं इसको हाइड्रेटेड कार्बन। जैसे कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर और 1 ऑक्सीजन, तो इसमें वही कह रहे हैं कि 2:1 बन गया वाटर मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1। ये सेम 2:1 बनता है किसमें? किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स को आप उठाएंगे तो उसमें ये कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो सेम होता है जो वाटर के अंदर होगा। रेशो की बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, रेशो की बात करते हैं। ठीक है, जैसे 2:1 बना और इसका 2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। वाटर का रेशो क्या? वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 2:1। तो दोनों का रेशो बराबर होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। इसलिए इनको कहा जाता है हाइड्रेटेड, और कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसको कहेंगे हाइड्रेटेड कार्बन। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्ड। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट में ये कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को मेजर क्लासेस की तरफ जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, फिर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो बराबर नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। तो फिर वहां पर एक और हमारे पास न्यू केमिस्ट्री के हिसाब से एक न्यू डेफिनेशन आई हुई है जो आयोपिक कंसीडर की गई है। आयोपिक एक किस्म का इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट है जिसमें आयोपिक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है ये क्या करती है? जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर नाम रखती है। ठीक है, जैसे नॉमेनक्लेचर वगैरह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। तो इसी तरह इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया है किस तरीके से कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी में क्या होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो OH ग्रुप कोई एक नहीं होगा, ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे, इसलिए वर्ड यूज किया जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई पॉलीहाइड्रोक्सी के अलावा उनके अंदर क्या है? वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। व्हाट इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स? कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल जो होता है इसको हम कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप है
कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होगा, मतलब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और उसके साथ ऑक्सीजन बॉन्डेड होगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होता है। तो इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको नाम क्या देते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का नाम देंगे। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये होगा आपका कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा भाई, कार्बोनाइल जो है इसमें फिर दो मेन ग्रुप आते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक जो ग्रुप आएगा कार्बोनाइल का जिसको हम कहते हैं अल्डिहाइड, में यहां लिख देता हूं, मतलब कार्बोनाइल जो है ना भाई ये हमारे पास है कार्बोनाइल, ठीक है जी। कार्बोनाइल में फर्दर दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, एक हमारे पास आएगा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा आएगा मेन, वो होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं कि भाई ऐसी चीजें, फंक्शनल ग्रुप किसको कह रहे होते हैं, मतलब ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी और मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच हो जाते हैं या किसी के साथ ऐड हो जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज लेकर आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देते हैं, उनको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो दो तरह के हो सकते हैं, या अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, या फिर क्या होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दोनों में कोई एक हो सकता है। जैसे आपने ग्लूकोज का नाम सुना है, तो ग्लूकोज जो है इसके अंदर आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अल्डिहाइड। मैं बताता हूं आगे ये क्या होते हैं। और जो फ्रक्टोज आपने सुना होगा, ठीक है जी, फ्रक्टोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है इनको ग्रुप में कंसीडर करवाते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा। तो आपको ये दो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें देखिए आपको कहीं भी कार्बन नजर आएगा, तीन कार्बन है, इसमें भी तीन कार्बन, लेकिन यहां पर आपको देखिए क्या नजर आ रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मतलब ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है जी। यहां पर भी आपके पास कार्बन के साथ देखें ऑक्सीजन मौजूद है डबल बॉन्ड के थ्रू, तो मतलब ये भी कार्बोनाइल है, ये भी कार्बोनाइल है। अब इनमें अल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है ये हमें समझना है, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन में ये कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन, कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनाइल का मतलब जिसमें अल्डिहाइड या फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन हो सकता है, अल्डिहाइड होगा या कीटोन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री के अंदर मेन एलिमेंट कार्बन की वजह से कह रहे होते हैं। अब ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट किए हुए, आपके यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं आपको। तो ये वाला जो है आपको जो मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों ट्रायोस कंसीडर किए जाते हैं। ये क्या है, ट्रायोस। ट्रायोस आपको पता है किसको कहते हैं, जिसमें तीन कार्बन होंगे। ट्रायोस का मतलब क्या है, थ्री कार्बन, जिसका फॉर्मूला होगा C3H6O3, ये है ट्रायोस। इसमें भी आपको तीन कार्बन मिलेंगे, इसमें भी तीन कार्बन है, ठीक है जी। कितने कार्बन है, थ्री, कार्बन नंबर 1 2 3, इसमें भी कार्बन 1 2 3, तीन कार्बन है। इसमें जब आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे इसमें 6 होंगे, इसमें भी 6 है, इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें भी ऑक्सीजन 3 है। तो देखिए दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो डिफरेंट होगा, या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब अल्डिहाइड और कीटोन कैसे होगा, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये एक अच्छी सी चीज है, सब ये याद रखिए भाई, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आप कब इसको कंसीडर करेंगे और कीटोन कब कहेंगे। अल्डिहाइड कब कहते हैं, जब ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये कार्बन चेन के अंदर एंड पर होगा। कार्बन चेन में कहां पर होगा, एंड पर। देखिए कहां पर है कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, तो मतलब ये कार्बन एंड वाला है, लास्ट के अंदर है। तो ये लास्ट में जो कार्बन है इस पे क्या लगा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू मौजूद है, मतलब ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ये वाला। और इसमें ये कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहां पर मौजूद है, ये एंड पर मौजूद है। कार्बन चेन जो है ना, जो कार्बन की हमारे पास जो चेन है, कार्बन चेन के कहां पर मौजूद है, एंड पर मौजूद है। तो जो कार्बन चेन के एंड पर मौजूद होता है उसको कहते हैं भाई अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अंदर। और इसी तरह यहां पर देखें, यहां पर आपको जो कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, दो कार्बन के बीच में मिल रहा है। तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप में अगर हम बात करें कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कार्बन चेन के बीच में, जो कहां पर है, बिटवीन आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कहां पर, बिटवीन, मतलब बिटवीन कार्बन एटम्स। तो कार्बन चेन के बीच में अगर मौजूद है उसके लिए टर्म क्या यूज किया जाएगा कि भाई वो क्या होगा, कीटोन कहेंगे। तो मतलब ये वाला जो आपको ट्रायोस शुगर मिल रही है ये वाली, ये अल्डिहाइड है। ये कौन सी है, ये अल्डिहाइड कह सकते हैं, ये अल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है जी, ये अल्डिहाइड है। और ये वाला कौन सा होगा, ये आप कहेंगे क्या, कीटोन। तो अल्डिहाइड में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंड पर लगा होगा कार्बन चेन के,
और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पर लगा होगा, कार्बन चेन के कहीं भी बीच में लगा होगा, बिटवीन हो सकता है। तो ये हो गया भाई कि कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोनाइल क्यों कहा जाता है। फिर दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी में देखिए यहां पर आपको OH नजर आ रहा है, ये देखिए ये OH नजर आएगा, यहां पर OH मौजूद है, तो एक से ज्यादा है ना OH, यहां पर भी OH नजर आएगा, तो ये आपको लाजमी मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मोर देन 2 या 2 से ज्यादा आपको मिलेंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है जी। तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसको नाम के हिसाब से जनरली इनको कहा जाता है हाइड्रेटेड कार्बन, और अभी न्यू केमिस्ट्री के हिसाब से न्यू कॉन्सेप्ट जो है आईयूपीएक कंडीशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, जिसमें कार्बोनाइल जो तो है वो 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में एक एल्डिहाइड होगा, दूसरा कौन सा होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ज्यादातर जो इनमें फेमस कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं। ठीक है जी, ज्यादा क्या होते हैं, मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ज्यादातर ये मीठे होते हैं। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है कि भाई इनको आप सैकराइड्स भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं हम लोग, सैकराइड्स। सैकराइड्स जो है ना शुगर, तो ज्यादा टेस्ट होने की वजह से, स्वीट इन टेस्ट होने की वजह से इनको क्या कहेंगे कॉमनली, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है CnH2nOn। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। कौन कौन से, 3 एलिमेंट आपको याद रखने कार्बोहाइड्रेट में, एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है जी। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पे बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जनरल फार्मूला आपको याद रखना है। तो जनरल फार्मूला ये ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे इसमें ये मोनोसैकराइड्स के लिए काम करता है स्पेशली, CnH2nOn। C का मतलब क्या है, कार्बन, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन जितने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, तो C कार्बन का नंबर कितना हो गया, 4। तो आगे आप उनके हाइड्रोजन ऑक्सीजन मालूम कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन, तो फार्मूले का N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन N, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 है, आप लगा दें यहां पर 4। तो अब इसका फार्मूला बनेगा C4H8O4, ये टेट्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रोज। जिस तरह वो ट्रायोज था, यहां पर ये वाला ट्रायोज था 3 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे, टेट्रोज का नाम देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, जो मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। तो अब यहाँ पर 3 तरह की क्लासेस हमने लिखी है। ठीक है जी। तो मोनोसैकराइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ सैकराइड्स के यूनिट्स के हिसाब से 3 ग्रुप के अंदर रखा गया है, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, मोनो का मतलब क्या है, 1, तो इसके अंदर जो सैकराइड का यूनिट होगा क्या होगा, सिंगल सैकराइड यूनिट होते हैं, मतलब एक ही सैकराइड का यूनिट होगा। और उस सैकराइड का यूनिट का मतलब आप उसको और ज्यादा नहीं ब्रेक डाउन कर सकते, एक ही सैकराइड यूनिट होगा, तो कहेंगे मोनोसैकराइड। तो मोनो का मतलब होता है 1 या सिंगल। दूसरा वर्ड है ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, एंड सैकराइड शुगर के यूनिट्स को कह रहे होते हैं। तो ओलिगोसैकराइड में कुछ सैकराइड्स के यूनिट होंगे, इसमें क्या होंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5। तो मोस्टली कितने हो सकते हैं इसमें, 2 से लेकर 10 सैकराइड के यूनिट हो सकते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में कितने सैकराइड्स यूनिट्स आ सकते हैं, मतलब कि मोनोसैकराइड्स, एक मोनोसैकराइड जुड़कर दूसरे मोनोसैकराइड के साथ जुड़ेगा तो 2 सैकराइड्स हो जाएंगे, अगर 3 जुड़ेंगे मोनोसैकराइड तो ट्राई हो जाएंगे। तो वो जो मोनोसैकराइड्स जुड़ते हैं, तो अगर डाई बनता है, ट्राइसैकराइड बनता है, वो आते हैं ओलिगोसैकराइड्स के अंदर। तो ओलिगो का मतलब है जिसमें 2 सैकराइड के यूनिट हो सकते हैं, या 2 से ज्यादा कहां तक हो सकते हैं, 10 तक। तो अगर 10 भी सैकराइड के यूनिट प्रेजेंट है ना, उसको भी ओलिगो में रखेंगे हम लोग। पॉलीसैकराइड का मतलब है ऐसे सैकराइड यूनिट जिसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा सैकराइड के यूनिट होते हैं, मतलब मोर देन 10 होंगे। मोर देन 10 सैकराइड के यूनिट प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है पॉलीसैकराइड। पॉली मींस मेनी, पॉली का मतलब क्या है, मेनी सैकराइड्स यूनिट्स आप कह सकते हैं, पॉली मींस मेनी आ गया, ओलिगो मींस फ्यू। अब ये 3 तरह के आपको जो क्लासिफाई दी गई है, इनकी प्रॉपर्टीज हम यहां पर समझ लेते हैं, फिर डिटेल में जब इनको डिस्कस करेंगे वहां पर फिर से इनको रिवाइज कर लेंगे। मोनोसैकराइड्स जो है ये हमारे पास कह सकते हैं भाई ये सिंपल शुगर है, इनको क्या कहा जाता है, ये सिंपल शुगर है। सिंपल शुगर मतलब आप इनको और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बिल्कुल ये सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है जी। तो सिंपलेस्ट शुगर है तो आप इसमें कहेंगे नो हाइड्रोलाइसिस, इनके अंदर आप ज्यादा इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस बताया था आपको कि जब किसी मॉलिक्यूल्स को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो वाटर एड होता है, ब्रेक डाउन होकर H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, वो एडिशन होती है, वो हाइड्रोलाइसिस।
तो मतलब मोनोसेक्राइड्स को आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ओलिगोसेक्राइड जो है इनको आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। भाई हमारे पास जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनको क्या कर सकते हैं आप लोग, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ब्रेक डाउन किस तरीके से कर सकते हैं, अगर वो डाइसेक्राइड है, चाहे डाइसेक्राइड, फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, अगर ओलिगोसेक्राइड जो है वो क्या है, वो डाइसेक्राइड है, मतलब कि ओलिगोसेक्राइड में अगर एग्जांपल आता है डाइसेक्राइड, तो डाइसेक्राइड में कितने सेक्राइड के यूनिट होंगे, 2 सेक्राइड यूनिट्स होंगे। तो को जब आप तोड़ेंगे तो कितने मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, 2 आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब है डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। अगर ट्राइसेक्राइड है, जैसे मैंने यहां लिखा है रेफेनोस जो है, ये एग्जांपल है किसका, ये ट्राइसेक्राइड्स का है, ये ट्राइसेक्राइड का मतलब 3 सेक्राइड्स के यूनिट होंगे। तो इसको आप जब ब्रेक डाउन करोगे, तोड़ोगे तो कितने मिलेंगे, 3 सेक्राइड्स यूनिट मिलेंगे। तो मतलब इसको आप हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है जी, ये कर सकते हो। पॉलीसेक्राइड का मतलब है क्या भाई, जो इसमें ज्यादा सेक्राइड्स के यूनिट है, मोर देन 10, तो आप इसको मोर देन 10 के अंदर इसको सेक्राइड्स यूनिट में तोड़ सकते हो, इसके बहुत ज्यादा छोटे छोटे यूनिट्स कर सकते हो। तो आप इसकी याद रखिएगा, क्या कर सकते हो, हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, ठीक है जी, याद रखना। दूसरा इनके अंदर टेस्ट की बात करते हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये स्वीटेन टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। सिंपल शुगर जो है ना, ये ज्यादातर क्या होती है, ये स्वीटेन टेस्ट होती है, टेस्ट के हिसाब से क्या होती है, ये स्वीट। और ये जो है याद रखिएगा लेस स्वीटेन टेस्ट, लेस स्वीट टेस्ट होता है इनका। और पॉलीसेक्राइड जो है ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ये टेस्ट लेस हो जाते हैं, याद रखिएगा। इनके ऊपर इनके पास कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है जी, ज्यादा फीके वगैरह। तो ये स्वीटिंग टेस्ट, लेस टेस्ट इनमें थोड़ा कम हो जाएगा, और इसमें टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, टेस्टलेस हो जाते हैं। दूसरी बात है इनकी सोल्यूबिलिटी। तो मोनोसेक्राइड जो है ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, तो आप इसको कह सकते हैं ये क्या है, सोल्यूबल है, ठीक है जी, किसमें, H2O, वाटर के अंदर सोल्यूबल है। लेकिन ये आप याद रखना है कि ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, ये लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी, वाटर के अंदर क्या है, लेस सोल्यूबल। और ये बिल्कुल कंसीडर किया जाता है कि ये होते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। तो H2O पानी के अंदर ये इनसोल्यूबल है। कुछ कंडीशंस में कह सकते हैं सोल्यूबल है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इनसोल्यूबल जनरली इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास मोनोसेक्राइड्स जो हैं, इनके कुछ एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं, वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मोनोसेक्राइड सिंपल सेक्राइड यूनिट है। अब मोनोसेक्राइड में या एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, जिस तरह यहाँ पर भी एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है मोनोसेक्राइड्स जो है एल्डिहाइड और कीटोन ये मिलकर ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं या पॉलीसेक्राइड बनेंगे। मतलब कि ओलिगो और पॉलीसेक्राइड कहाँ से बनते हैं, मोनोसेक्राइड से ही बनते हैं। इन्हीं के यूनिट्स को जोड़कर ओलिगो और पॉलीसेक्राइड बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि ग्लूकोज, ये एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज ये क्या है, ये मोनोसेक्राइड है। उसके अलावा माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने किसके, डाइसेक्राइड्स के। अब ये आगे पढ़ेंगे माल्टोज किसका बना हुआ है, जैसे माल्टोज बनता है 2 ग्लूकोज के यूनिट के कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है जी। इसी तरह लैक्टोज कैसे बनता है, गैलेक्टोज, ये वाला गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब मिलती है तब बनता है। सक्रोज कैसे बनता है, सक्रोज जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, जब हम डाइसेक्राइड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रेफेनोज भी एक मॉलिक्यूल है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये ओलिगो में आता है, और उसमें 3 सेक्राइड के यूनिट होते हैं। कितने होते हैं, 3 सेक्राइड यूनिट्स हैं। पॉलीसेक्राइड में हमारे पास 2 तरीके के आते हैं। एक पॉलीसेक्राइड में आते हैं जिनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। कौन से, स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, खास करके सेल वॉल को बनाता है। सेल वॉल को कौन बनाएगा, भाई सेल्यूलोज बनाता है। तो सेल्यूलोज खास करके आपको सेल वॉल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल वॉल है, अलगी की सेल वॉल है। इसी तरह जो काइटिन आपने सुना होगा, ये आपको किस में मिलता है, ये फंजाई की सेल वॉल में मिलेगा, ठीक है जी। फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन की। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं। सेल्यूलोज और काइटिन जो है ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स है। उसके अलावा दूसरे पॉलीसेक्राइड होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, या इनको कहा जाता है फंक्शनल पॉलीसेक्राइड्स मोस्टली, क्योंकि ये एनर्जी वगैरह बनाते हैं ना, फंक्शनल में कह सकते हैं, लेकिन स्टोरेज भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 तरह के स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कितने हैं, ये भी 2 तरह के ज्यादातर एग्जाम्पल यूज होते हैं। एक आपने सुना होगा स्टार्च, और दूसरा सुना होगा आपने ग्लाइकोजिन सुना होगा। स्टार्च जो है ये प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है, प्लांट अपना जो खाना स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। और ग्लाइकोजिन जो है ये एनिमल के अंदर जो फूड स्टोर होता है,
ठीक है जी। तो ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है, अब इनको अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इसको भी। तो ये हमारा हो गया कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। क्लासिफिकेशन किसकी हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा बच्चों, उसके बाद एक और छोटा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जिसमें हमारे पास मोनोसेकेराइड्स जो हमने पढ़े थे। तो भाई मोनोसेकेराइड्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया ना, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है स्टार्टिंग के अंदर। तो कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कार्बोनाइल। फिर कार्बोनाइल में हमने कहा कि भाई दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या आल्डिहाइड होगा या क्या होगा? कीटोन। आल्डिहाइड जिसमें कार्बन चेन जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप एंड पर होगा, और कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कार्बन चेन के बीच में कहीं प्रेजेंट है। तो आल्डिहाइड और ये कीटोन का हमने पढ़ा था। तो उसी हिसाब से मोनोसेकेराइड्स में या तो वो अल्डोज शुगर होगी या फिर वो कीटोज शुगर होगी, कि जिसमें अगर आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो वो अल्डोज, और कीटोज में है तो कीटोन है तो वो कीटोज शुगर। ये एमसीक्यूज में आते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे भाई ये पूछ लेंगे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? आल्डिहाइड है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, या कोई और हो सकता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स जो है जिसमें मोनोसेकेराइड जो क्लास आ रही है, इसमें कार्बन कितने होते हैं? C3 से लेकर C7 तक कार्बन हो सकते हैं। तो C3 से लेकर C7 मैंने आपको फार्मूला बताया था CnH2nOH, उस हिसाब से आप इनको CN नंबर देकर फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे बहुत आसान है, चाहे आप उसको यूज करें या डायरेक्टली बना सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है 3 कार्बन से, 3 से लेकर 7 कार्बन होंगे, 3 से लेकर 7। तो 3 कार्बन है तो C3H6O3, ठीक है जी, ये फॉर्मूला बनेगा। बाकी C4H8O4 ये हो गया, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। अब ये नाम याद रखने, इसको नाम देते हैं ट्रायोस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जनरली कार्बन के नंबर के हिसाब से इनको क्या कहते हैं? ट्रायोस। और कार्बन नंबर 4 है तो इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा टेट्रोस, और 5 है तो पेंटोस, और अगर 6 है तो हेक्सोस, और 7 है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हेप्टोस का नाम देंगे। तो ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मोनोसेकेराइड्स ट्रायोस से लेकर हेप्टोस तक होते हैं। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस। फिर इसमें ट्रायोस में अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ट्रायोस में, तो उसको कहते हैं ग्लाइसरल अल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो उसको क्या कहेंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये एमसीक्यूज में आते हैं कि भाई ट्रायोस के अंदर अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तब उसको हम क्या कहेंगे? कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर अल्डिहाइड है ट्रायोस के अंदर तो क्या कहेंगे? ग्लाइसरल अल्डिहाइड का नाम देंगे। अब ये ज्यादातर जो है अभी डायरेक्टली ये समझ में नहीं आएंगे, ठीक है जी। ग्लाइसरल अल्डिहाइड जो है ना, जब रिस्पायरेशन होती है तब ये बनता है। ग्लाइसरल अल्डिहाइड तो रिस्पायरेशन होती है तब ये बनता है, और उसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस होती है, डार्क रिएक्शन, वहां पर भी होता है। इसी तरह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये रिस्पायरेशन में बनता है, ठीक है जी। तो ये वहां पर जो आप बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर है जहां पर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ोगे, वहां पर इनके नाम जरूर आएंगे, तो वहां पर आप इसको नोट कीजिएगा। यहां पर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। टेट्रोस, टेट्रोस में क्या होगा? 4 कार्बन है। अगर टेट्रोस में अल्डिहाइड है तो उसको क्या कहेंगे? एर्थ्रोस का नाम देंगे, और अगर कीटोन है तो क्या कहेंगे? एर्थ्रोलोज का नाम देंगे, एल आ जाएगा इसके अंदर। और ये भी यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है ना, उसके अंदर ये यूज होते हैं। फिर 5 कार्बन वाला होगा तो उसको कहेंगे पेंटोस। फिर पेंटोस में अगर अल्डिहाइड है तो क्या कहेंगे? राइबोस, और अगर कीटोन है तो क्या कहेंगे? राइबोलोज का नाम देंगे। ये भी आपने सुने होंगे, जैसे राइबोज आपने सुना होगा, राइबोज स्पेशली आपने आरएनए के अंदर सुना होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज। तो ये आरएनए को बनाने का काम करते हैं, डीएनए को बनाने का काम करते हैं। राइबोलेज जो है ये भी फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। जब कंपाउंड पढ़ते हैं, एक कंपाउंड आता है जिसका नाम होता है RUBP, राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो ये फोटोसिंथेसिस के अंदर आप पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर इसका जिक्र आएगा राइबोलेज का, ठीक है जी। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सोस कहेंगे। तो हेक्सोस 2 एग्जांपल आपकी बुक में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज में आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अल्डिहाइड। मतलब हेक्सोस में अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज होगा, दोनों में कोई एक होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में कैसे बनेगा कि जब वही हेक्सोस के अंदर अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज बन जाएगा। और हेप्टोज जो है 7 कार्बन है तो ग्लूकोहेप्टोज हो सकता है या सेडोहेप्टोज, ये भी फोटोसिंथेसिस में होते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये अलग तरह की जो फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्लांट्स के अंदर जो होती है तो हमारी बुक्स में उसमें इनका जिक्र नहीं है। अब ये आपको ये पूछ सकते हैं भाई इनका फार्मूला, तो भाई ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6। लेकिन जब इनका ओपन स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे
जिसमें हम क्या करेंगे, कार्बन चेन को ओपन करेंगे, तब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी, वो डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना है भाई, ग्लाइसिलडिहाइड और डाइहाइड्रोएसीटोन ये तीनों ट्रायोज है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम होता है। तो आपसे पूछे मैं ग्लूकोज गैलेक्टोज से किस तरीके से सेम है, एक तो इसका फार्मूला भी सेम हो, दूसरा इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोनोसैकेराइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई मोनोसैकेराइड्स जो है उनके अंदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होता है, एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।